हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा हमारा गास की प्रमेय होगी। गास की प्रमेय में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा इस लेसन में। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गास लेसन आपको फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आता है। तो गास की प्रमेय में हमें पढ़ना होगा पहले क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या है, घनकोण क्या है, गास की प्रमेय क्या, और गास की प्रमेय के पर आधारित कुछ अनुप्रयोग पढ़ने होंगे। ठीक, तो पहले हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश कोई नया वर्ण ही है आपके लिए। ठीक, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल जो होता है, मान ली सपोज दैट क्षेत्रफल सदिश को हम लोग क्या किससे शो कर रहे हैं, वेक्टर ए से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं, वेक्टर ए से डिनोट कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल सदिश जो होता है एक सदिश राशि होती है। इट मीन्स ये कह सकते हो क्षेत्रफल जो होता है एक सदिश राशि है और इसका परिमाण वही होता है जो क्षेत्रफल का होता है। जैसे मान लीजिए एक बोर्ड है, एक ऐसा तल समतल तल है, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, तेरे इसका जो क्षेत्रफल का होगा, इस क्षेत्रफल होगा वो एक सदिश राशि होगी और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, और इसी के परिमाण को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश का परिमाण कहते हैं। और आपको ये भी बताया गया अगर कोई भी भौतिक राशि अगर सदिश राशि होती है तो उसके पास क्या होता है, परिमाण भी होती है और क्या होती है, दिशा भी होती है। तो मैंने कहा क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है तो क्षेत्रफल का परिमाण भी होगा और क्या होगा, दिशा भी होगा। मान लिया जैसे ये बोर्ड है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, तो क्षेत्रफल जो होगा ठीक वही इस क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, परिमाण कहलाएगा। और वेक्टर फॉर्म में इसे हम लोग किस लिखते हैं, एरो लगाकर ए लिख देते हैं। तो ये इसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल, ये सदिश है। ये क्या, इसे क्या कहेंगे, क्षेत्रफल सदिश। और इसका परिमाण क्या हो जाएगा, केवल ए से लिखते हो या तो क्या लिख सकते हो, इस पर मॉड लगाकर लिखते हो, क्या लिखते हो, या तो इस पर मॉड लगाकर लिखते हो। तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसका परिमाण क्षेत्रफल के परिमाण के इक्वल होता है। तो अब इसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी तल पर खींची गई लंब रेखा उस क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित करती है। लेकिन ये रेखा क्या होना चाहिए, बाहर की ओर ड्रा की जाती है। जैसे मान लिया जाए ये बोर्ड है और इस बोर्ड का क्षेत्रफल की हमें दिशा देखनी है, तो क्या करेंगे, इस पर एक ड्रा द perpendicular line on the surface in outside it is denoted the direction of, या it gives the direction of area vector। यानी अगर हम इस क्षेत्रफल एक लंब रेखा बाहर की ओर खींचते हैं तो यह लंब रेखा इस क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी इस क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींची गई जो लंब रेखा होगी वो इसकी क्या कहलाएगी, दिशा को प्रदर्शित करती है। मान लिया जाए ये मेरा जो ये हैंड देख रहे हो आप लोग ना, पंजा, ये मान लेता हूँ मैं एक तल है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जो इसका एरिया होगा वो इसका परिमाण हो जाएगा। मान लो इसकी लंबाई सपोज कर लो, लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई भी 2 मीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन इस तल का डायरेक्शन कैसा होगा, मेरे हाथ का डायरेक्शन कैसा होगा, तो मैं क्या करूँ, इस पर एक लंब रेखा खींचूँ बाहर की ओर। ये मैंने मार्कर की हेल्प से बाहर की ओर क्या की, एक लंब रेखा खींच दिया। ये जो लंब रेखा होगा उस क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी किसी भी तल पर बाहर की ओर खींची गई लंब रेखा उस तल की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे मान लिया जाए, देखो यहाँ पे आपने एक सरफेस ले लिया और इस सरफेस का ये क्षेत्रफल सदिश क्या हो गया, वेक्टर ए, और इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका परिमाण कितना हो जाएगा, इसका परिमाण हो जाएगा ए, और इस पर खींची गई लंब रेखा, इस पर खींची गई क्या है, ये लंब रेखा होगा। और ये लंब रेखा क्या बताएगी, इस तल की दिशा को बताती है। ये लंब रेखा तल की दिशा को बताती है। और यहाँ मान लेते हैं जो लंब रेखा है जो तल की दिशा को बताती है उसे हम लोग नोट कर लिया किससे, कैप एन से, या तो इसे हम कैप ए से भी लिख सकते हैं। और कैप क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। एकांक सदिश किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है। और यूनिट वेक्टर का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। एकांक सदिश का फार्मूला क्या था, यहाँ पे एकांक सदिश कैप एन ले लो
या आर आप कैप ए ले लो, तो कैप ए इक्वल क्या होता है, वेक्टर अपान परिमाण अपान क्या होगा, मैग्नीट्यूड, क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश अपान परिमाण। कैसे निकालते थे, यूनिट वेक्टर, यानी क्या क्या होगा, वेक्टर की डिफिनेशन क्या होती है, वेक्टर इक्वल क्या होती है, मैग्नीट्यूड इनटू क्या होता है, डायरेक्शन। तो वेक्टर मान लो एक भौतिक राशि ए है और वो क्या है, एक सदिश राशि, तो उसके ऊपर क्या लगाकर शो करते हो, तीर लगाकर शो करते हो। और मैग्नीट्यूड कैसे शो करते हो, ए से। और डायरेक्शन कैसे शो कर सकते हो, उस पर क्या लगाते हो, कैप लगाते हो। इसका जो तीर का नोक होता क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता, तो हमने क्या किया, डायरेक्शन का चिन्ह लगा दिया। तो बताओ कैप ए इक्वल क्या हो गया, वेक्टर ए अपान ए। एकांक सदिश इक्वल क्या हो गया, वेक्टर ए अपान ए। यहाँ पे कैप ए क्या है, एकांक सदिश है इस क्षेत्रफल का, और ये एकांक सदिश क्या बताता है, इस तल की दिशा को बताती है। तो कुल मिलाकर इसमें निचोड़ क्या आया कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि होती है जिसका परिमाण क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर होता है, और इस तल पर खींची गई बाहर की ओर लंब रेखा इस तल की दिशा को प्रदर्शित करती है। और एकांक सदिश इक्वल फार्मूला क्या हो गया, वेक्टर ए अपान ए। किसी भी तल की आपको दिशा देखनी हो तो उस पर एक लंब रेखा खींचिए बाहर की ओर, वो लंब रेखा उस तल की दिशा को प्रदर्शित कर देगी। ठीक। सेकेंड हेडिंग है वैद्युत फ्लक्स क्या है, या सॉलिड एंगल पढ़ते हैं, घन कोण। सेकेंड हेडिंग क्या होगी, घन कोण। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। देखो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि सप्लीमेंट्री यूनिट यानी जो पूरक मात्रक होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है कोण और दूसरा क्या होता है, घन कोण होता है। ठीक। तो घन कोण किसका मात्रक होता, सॉरी घन कोण क्या होता है, तो घन कोण कहाँ पर बनता है, अगर कोई गोलीय पृष्ठ होता है, जैसे मान लो फुटबॉल हो गया, कैनवस का गेंद हो गया, लेदर की बाल हो गई, तो ये सब कैसा है, स्फेरिकल सरफेस है, ये गोला है, और गोला अपने केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे हम कहते हैं घन कोण। उसे हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण। अर्थात किसी भी गोलीय पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। मान लिया जाए ये क्या है, ये स्फेयर है, ये क्या है, एक गोला, ये क्या है, गोला, जिसको आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्फेयर। और यह स्फेयर का एरिया हमने क्या मान लिया, इस स्फेयर का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, कैपिटल ए है। तो इसके पूरे पृष्ठ के द्वारा इसके सेंटर ओ पर, ये क्या हो गया केंद्र, इसके सेंटर ओ पर जो कोण बनेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। और घन कोण को प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। घन कोण किसे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे घन कोण इक्वल फार्मूला क्या होगा, देखो एरिया डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। जितना ज़्यादा एरिया होगा, एरिया जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे उसका, सॉरी रेडियस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे क्या होगा, उसका एरिया बढ़ता जाएगा। मान लो सपोज दैट फिर एरिया क्या है 2 मान लो, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर मान लो 3 है तो 3 का स्क्वायर का 9 हो जाएगा। तो इस तरह जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे, सॉरी जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, एरिया भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एरिया क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, त्रिज्या के स्क्वायर के इक्वल है। और जैसे ही प्रोपोर्शन हटाओगे एक कांस्टेंट आएगा ओमेगा, और इसी ओमेगा को हम लोग कहते हैं घन कोण। तो यहाँ पे घन कोण इक्वल क्या होगा, ओमेगा इक्वल ए बाई आर स्क्वायर। ठीक। यहाँ ओमेगा इक्वल क्या होगा, ए बाई आर स्क्वायर। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल इंटीग्रेशन डी ए अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या है, इसे कहते हैं समाकलन का चिन्ह। ये क्या है, समाकलन का चिन्ह। तो ओमेगा इक्वल हो गया समाकलन डी ए अपान आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे ये जो स्फेयर था उसके पूरे एरिया के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बना था उसके लिए क्या है, ओमेगा इक्वल ए अपान आर स्क्वायर। लेकिन अगर मान लिया जाए जैसे ये स्फेयर है और इस स्फेयर का हमने थोड़ा सा पृष्ठ इतना ले लिया, और थोड़ा सा पूरे का तो एरिया क्या हुआ ए, लेकिन हमने पूरा एरिया ना लेकर हमने क्या किया, थोड़ा सा गोलीय पृष्ठ लिया। तो इस गोलीय पृष्ठ के द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा थोड़ा सा बनेगा, तो उस थोड़े के कोण को हम लोग क्या लिखते हैं, डी ओमेगा से लिखते हैं। तो यहाँ पे डी ओमेगा इक्वल हो जाएगा डी ए अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर
मतलब थोड़े से या सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर बना जो कोण होता है उसे हम लोग डी ओमेगा शो करते हैं। डी ओमेगा इक्वल क्या होगा, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप पूरे पृष्ठ के द्वारा अगर इसके के सेंटर पर आप एंगल निकालना चाहते हो, घन कोण निकालना चाहते हो, तो इसी तरह हम छोटे छोटे पार्ट में क्या कर लें, बांट लें। तो अगर ये डी है तो ये भी डी ए है, ये भी डी ए है, ये भी, इस तरह से पूरे गोले को हम डी ए में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक डी ए के कारण अगर केंद्र पे डी ओमेगा एंगल बन रहा है तो इस डी ए के कारण भी कितना बनेगा, डी ओमेगा बनेगा। और हम सभी डी ओमेगा को जोड़ लें, सभी डी ओमेगा क्या कर लें, अगर ऐड कर ले, किस मेथड से, दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक तो हम लोग सिग्मा मेथड का यूज कर सकते हैं और दूसरा हम लोग समाकलन मेथड से यूज करते हैं। तो आगे जो भी फिजिक्स आप लोग पढ़ रही है, आगे की क्लास या ग्रेजुएशन करेंगे वहाँ पे हम लोग समाकलन मेथड का यूज ज़्यादा करते हैं, क्योंकि समाकलन मेथड से फिजिक्स का सोल्यूशन होता है, कैलकुलेशन वो काफ़ी ईजी हो जाता है। किसके रिस्पेक्ट में, सिग्मा मेथड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये भी क्या क्या समाकलन भी क्या करता है, मैथमेटिक्स का ये साइन है, ठीक है, जो कैलकुलस से लिया गया है, न्यूटन ने इसकी खोज की थी। तो यहाँ पे ये भी क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो अगर एक डी ए के कारण केंद्र पर डी ओमेगा एंगल बना तो सभी डी ओमेगा को अगर ऐड कर लिया जाए तो इस पूरे पृष्ठ के द्वारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ओमेगा इक्वल हो गया समाकलन पृष्ठ इंटू डी ए, मतलब पूरे पृष्ठ के द्वारा जो सेंटर पे कोण बनेगा, घन कोण बनेगा, ओमेगा इक्वल क्या होगा, समाकलन पृष्ठ इंटू डी ओमेगा। अब डी ओमेगा कर यहाँ पे वैल्यू रख दो तो क्या होगा, डी ए अपॉन डी आर स्क्वायर इम्प्लाई दैट, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल क्या होगा, ये फार्मूला भी लिखा जा सकता है और ओमेगा इक्वल ए अपॉन आर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, अगर पूरे पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर कोण का फार्मूला पूछा जाए तो ये लिखिए या ये लिखिए, और अगर सूक्ष्म पृष्ठ के द्वारा अगर केंद्र पर कोण पूछा जा रहा है तो डी ओमेगा अपॉन क्या होगा, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो क्या होता है, घन कोण का मात्रक क्या होगा, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक क्या होगा, स्टेरेडियन, इसको शो करते हैं एस टी से, किससे शो करते हैं, एस टी से। तो स्टेरेडियन का घन कोण का मात्रक क्या हो गया, स्टेरेडियन। अब देखो ये बात इतनी समझ में आ गई होगी सबको बढ़िया से। इस वीडियो के एक बार, दो बार, तीन बार देखिए और समझिए, बहुत ही इजी तरीके से घन कोण आपको बताया गया है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप प्रयास बिल्कुल करिएगा, मन लगा के पढ़ते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स जो वर्ड आया है, आप देखो इसमें क्या लिखा, वैद्युत, वैद्युत फ्लक्स है ये। यानी किसी भी, अगर मान लिया जाए कोई तल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसे तो हमने देखा नहीं। तो आप इसको फील करो कि जैसे आपके सभी के घरों में बल्ब जल रहा होगा और बल्ब के चारों देखो एक पतली पतली चारों तरफ क्या होगी, लाइन आपको गुजरती हुई दिखाई दे। जैसे मान लो ये बल्ब हो गया तो बल्ब के चारों ओर इस तरह से लाइट चलते हुए क्या होती, दिखाई देती हो। उसी प्रकार अगर कहीं पे चार्ज रखा होता है, मान लें सपोज क्या है, ये चार्ज है तो चार्ज से इधर भी लाइन निकलेगी, यहाँ भी निकलेगी, यहाँ भी निकलेगी, यहाँ भी निकलेगी। तो चार्ज से जो लाइन निकलती है उसे हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं, और यही वैद्युत बल रेखाएं मिल करके वैद्युत क्षेत्र बनाती हैं। क्या कर लेती है, वैद्युत बल रेखाओं के एक ग्रुप बना लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ वैद्युत फ्लक्स क्या है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित तल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात वैद्युत फ्लक्स हमें यह बताता है कि किसी भी तल से वैद्युत बल रेखाएं कितनी गुजर रही हैं। ठीक, मान लो सपोज देखो वैद्युत फ्लक्स का, अब मान लिया सपोज वैद्युत फ्लक्स कैसे, देखो वैद्युत फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, फाई ई से डिनोट करते हैं। और मैंने कहा वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं किस वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी भी तल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप होती है। ठीक,
अब बात ये आ जाती है कि भाई कितना होगा, इसको हम लोग जब किसी बात को फिजिक्स में हम किसी बात को तभी अच्छे से समझ पाते हैं जब उसको हम लोग मैथमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ। तो इसका मैथमेटिक फार्मूला क्या होता है? तो मैथमेटिक फार्मूला इसका होता है फाई इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, या कह सकते हो वेक्टर ए। क्या होगा? फाई इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, और ये क्या है? क्षेत्रफल है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। यानी किसी भी तल से, देखो किसी भी तल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये डॉट किसको बताता है? डॉट रिप्रेजेंट करता है कि ये अदिश गुणनफल है। तो किसी भी तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। क्लास 11th में हमने पढ़ा होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो हमने जब यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को इस फार्मूले से तोड़ा तो क्या हो गया? ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? यानी वैद्युत फ्लक्स केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पर डिपेंड नहीं करता, ये इन दोनों के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है। ये क्या है? ई और ए के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो थीटा क्या है? जहाँ थीटा वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश ए के बीच का कोण है। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अक्सर बच्चे गड़बड़ी करते हैं थीटा को लेने में। ठीक, अभी हम क्वेश्चन से आपको समझाते हैं कि थीटा कहाँ मिस्टेक होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा? थीटा क्या है? वैद्युत क्षेत्र ए और क्षेत्रफल सदिश ए के बीच का कोण होता है, और क्षेत्रफल सदिश ए, या कह सकते हो यहाँ कि क्षेत्रफल के दिशा के बीच का कोण होता है। यानी वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल या तल के दिशा के बीच का कोण होता है। क्या लिख सकते हो इसको? यहाँ पे ये कह सकते हो कि क्षेत्रफल सदिश ए, या ब्रैकेट में कह सकते हो तल की दिशा के बीच का कोण होता है। अभी इसको हम लोग स्पेशल केस से भी समझ सकते हैं और न्यूमेरिकल से भी समझ सकते हैं। अब देखो, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और डायमेंशन भी यहाँ से निकाल लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स का देखो फाई ई का मात्रक क्या हो जाएगा? फाई ई का मात्रक क्या हो जाएगा? देखो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है? एरिया। और जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है इसका कोई भी मात्रक या कोई भी बीमा नहीं होता है। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का ना तो कोई मात्रक होता और ना ही कोई बीमा होती है, डायमेंशनलेस और डायमेंशन यूनिट लेस होती है। ठीक, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र देखो, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक आपने पढ़ा है E इक्वल एफ बाई क्यू नॉट वाले फार्मूला से क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे E का अगर हम लोग यूनिट रखते हैं न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया फार्मूला आपका, सॉरी यूनिट हो गई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। अगर हम E की यूनिट V बाई डी फार्मूला से ले तो ये क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। तो इसका यूनिट E का जो यूनिट होगा वो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर से मीटर एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स का दो मात्रक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, एंड सेकेंड यूनिट है वोल्ट इंटू मीटर। अब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? देखिए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसका विमीय सूत्र क्या आ जाएगा? विमीय सूत्र इसका क्या होगा? देखो इसका विमीय सूत्र देखो, बल का
डायमेंशन क्या होता है? न्यूटन मीन्स क्या होता है? न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। तो फाई का जो बीमा होगा, फाई का जो बीमीय सूत्र हो गया, बीमा होगा, वो इस फार्मूले से निकाला, सॉरी इस यूनिट से निकाला जा सकता है। यहाँ पे देखो न्यूटन का मतलब क्या? न्यूटन फोर्स है, और फोर्स का न्यूटन जो होता है फोर्स का यूनिट है, और फोर्स का डायमेंशन होता है m/L/T - 2। और ये क्या है? डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्या क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है? कूलाम। कूलाम चार्ज का यूनिट होता है, चार्ज का होता है A/T। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? mL3। अब t को ऊपर ले जाओ, पावर 1 है यहाँ पे, t को ऊपर ले जाओगे, ये भी -1 हो जाएगा, ये -2 है, तो ऐड होकर क्या हो जाएगा? -3। और एक ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा? A-1 हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ फाई इक्वल कितना हो गया? mL3 t-3 A-1। इससे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, तो इसका स्पेशल केस बताया जाए आपको, ठीक। नोट हो गया होगा बच्चों। तो इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं स्पेशल केस। क्या पढ़ते हैं इसके आगे? स्पेशल केस। देखो स्पेशल केस इसका क्या होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छे से आप समझिए, क्योंकि अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। इसलिए इसका थ्योरी को अच्छे से समझिएगा, इसलिए मैंने इस थ्योरी में इतना समय आपको दिया है, ठीक। अब देखो स्पेशल केस क्या है। स्पेशल केस, मान लिया जाए कोई तल है, ये मान लिया जाए क्या? ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है कैपिटल E, ठीक। ये मान लिया क्या? एक तल है जिसका क्षेत्रफल क्या है? A है। मैग्नीट्यूड इसका क्या है? A, इसका परिमाण हो गया A। और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में छेद के लंबवत रखा हुआ। यहाँ पे थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये E हो गया, और आपसे बोला गया जो थीटा होता है, जब आप देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि माना कोई तल जिसका परिमाण क्या है? A है, और जिसका क्षेत्रफल क्या है? A है, एक समान वैद्युत क्षेत्र A में लंबवत रखा हुआ। कैसे रखा हुआ है? लंबवत रखा हुआ। तो हम लंबवत, हमने क्या लंबवत रखा हुआ, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा लंबवत रखा है तो थीटा इक्वल क्या होगा? 90 डिग्री। क्योंकि जब कोई वस्तु एक दूसरे वस्तु पर लंब होती है तो उसके बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। लेकिन ये सोचना यहाँ पे एकदम गलत है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट में आओ तो मैंने लिखा था कि जो थीटा होता है वो वैद्युत क्षेत्र A और क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण होता है। तो इसका क्षेत्रफल तो ये हो गया, ठीक। लेकिन इस तल की दिशा कैसे होगी? ये तल इस प्रकार से रखा हुआ है, तो इस तल का डायरेक्शन कैसा होगा? तो तल का डायरेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं? तल पर खींची गई लंब रेखा तल की दिशा को बताता है। तो तल की इस तल पर एक लंब रेखा खींचो बाहर की ओर, ये जो हमने मार्कर से एक लंब रेखा खींच दिया बाहर की ओर, यही इस तल की क्या हो गया? दिशा हो गया। अब देखो E और इस तल की दिशा जो है दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा इक्वल 90 डिग्री लेना एकदम रॉन्ग है। यहाँ पे थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। देखो ये तल है, क्षेत्रफल की दिशा ये है, और इस तल पर खींची गई जो लंब रेखा होगी और जो ये E है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए थीटा इक्वल यहाँ पे क्या लेना चाहिए? 0 लेना चाहिए। ये सही होगा। यदि आपका तल वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा होता है तो थीटा इक्वल क्या लिया जाता है? 0 डिग्री। यहाँ पे इस तल की दिशा मैंने ये शो कर दिया, इसको कैप A से प्रदर्शित करते हैं। तो जो थीटा होता है कैप A और E के बीच का एंगल होगा, यहाँ पे थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 0। अब फ्लक्स क्या होगा? फाई इक्वल EA cos थीटा, और थीटा की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा? 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। यहाँ फ्लक्स क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया, यानी अधिकतम हो गया। यानी जब कोई तल वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा होता तो इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? अधिक होती है।
तो हम कहते हैं कि इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, अधिकतम हो। अगर आपने यहाँ पे 90 डिग्री रखा होता तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ फ्लक्स क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तल से कोई भी रेखाएं गुजर नहीं रही है, जबकि प्रैक्टिकली वो रॉन्ग होता, वो क्या होता, गलत होता। ठीक, क्योंकि यहाँ पे तो लाइनें गुजर रही हैं, और जब किसी भी तल से लाइनें गुजरती है तो उसका फ्लक्स कुछ ना कुछ जरूर होता है। फ्लक्स 0 तब होता है जब इस तल से कोई भी रेखा गुजर ना रही हो, लेकिन यहाँ तो रेखाएं गुजर रही थी। अगर हम 90 डिग्री पर रखे होते तो फ्लक्स क्या आता है, 0 आता। तो इस कंडीशन में क्या होता, थ्योरी गलत हो जाती। ठीक, अब सेकंड केस है, केस सेकंड, यदि तल वैद्युत क्षेत्र के पैरेलल रखा हो, जैसे मान लीजिए आप वैद्युत बल देखा है क्या है ये, ठीक, वैद्युत क्षेत्र क्या है ये, और तल भी क्या है इसी के पैरेलल रखा हुआ है। ये नीचे वाला क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और उसके ऊपर मैंने जो रखा ये क्या हो गया, एक तल हो गया। तो यहाँ पे तल क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र के पैरेलल हो गया, जैसे कि मैंने फिगर में आपको बताया। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जब तल वैद्युत क्षेत्र के पैरेलल रखा होता है तो एंगल कितना लेना चाहिए, थीटा बराबर 0, नहीं तब गलत हो जाएगा। एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के। देखो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, और मैंने क्या किया, इस पर एक क्या किया, तल रख दिया। तो दोनों वैद्युत क्षेत्र और तल क्या हो गया, समांतर हो गया। तो अब मैं क्या चाहिए, ई और ए के बीच का कोण, यानी इस तल की दिशा के बीच का कोण चाहिए। तो इस तल की दिशा में अगर ज्ञात करना तो इस पर क्या करें, मार्कर में देखो इस तल पर एक लंब रेखा खींचेंगे, जो कि मैंने मार्कर से शो किया है। अब देखो नीचे वाला जो तल है और जो ऊपर वाला, सॉरी नीचे जो क्या रखा हुआ है, नीचे वैद्युत क्षेत्र है, ऊपर क्या रखा हुआ है, एक तल रखा हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र और तल पर खींची गई जो लंब रेखा उसके बीच का कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल 90 डिग्री लेना चाहिए, क्योंकि अब तल का डायरेक्शन क्या है, ये ई और ए क्या हो गया, ई और ए परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गया। तो यहाँ थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। अर्थात जब कोई तल वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ होता है तो थीटा इक्वल क्या लेना है, 90 डिग्री लेना है। तब फ्लक्स कितना हो जाएगा, देखो फाई इक्वल ई ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे फ्लक्स क्या हो गया, न्यूनतम है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में इस तल से वैद्युत क्षेत्र ये है और तल क्या ये है, तो इस कंडीशन में इस तल से कोई भी वैद्युत रेखा नहीं गुजर रही है, इसलिए इस तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये दो कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसमें एंगल किस प्रकार से निकाला जाता है इसे आपको ध्यान देना होगा एक न्यूमेरिकल से, और इसको क्लियर करते हैं। ठीक, तो अब न्यूमेरिकल करते हैं। फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, जब तल वैद्युत क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत रखा होगा। और वैद्युत फ्लक्स 0 कब होता है, जब तल वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ होता है। तो याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये। चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक, यदि एक तल जिसका क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर है, 2 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में नंबर 1 थीटा इक्वल 30 डिग्री, नंबर 2 थीटा इक्वल 60 डिग्री व थीटा इक्वल 1, चलिए 2 इक्वेशन लेते हैं, 30 डिग्री और थीटा इक्वल 60 डिग्री पर रखा है। इस तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए।
ठीक, तो चलिए करते हैं इस न्यूमेरिकल को। हमने न्यूमेरिकल क्या लिया, यदि एक तल जिसका क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर है 2 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री और 60 डिग्री पर रखा हो तो इस तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा। यहाँ पे देखो वैल्यू नोट कर लो, पहले क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल की वैल्यू कितना दिया है, क्षेत्रफल की वैल्यू दिया है 4 मीटर, सॉरी क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं और इसकी वैल्यू क्या दिया 4 मीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है 2 न्यूटन पर कूलाम। पहला क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ रखा हुआ है, 30 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है। 30 डिग्री एंगल का मतलब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे गौर से समझिएगा इसको। और यहाँ पे आपका तल क्या 30 डिग्री पर रखा हुआ है, ये आपका क्या हो गया तल हो गया, कितने एंगल पर रखा हुआ 30 डिग्री पर रखा हुआ है। आपसे क्या बोला गया है, थीटा क्या होता है, थीटा होता है ई और तल पर खींचे तल के दिशा के बीच का कोण होता है। और आपको बताया गया तल की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, तल पर खींची गई लंब रेखा तल की दिशा को बताता है। तो ये हो गया तल, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पर एक लंब रेखा खींचो, हमने क्या खींचा, एक लंब रेखा खींच दिया। ये क्या है, तल की दिशा है, ये क्या है तल की दिशा है। तल की दिशा बोला गया, तल की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, तल पर खींची गई लंब रेखा बाहर की ओर तल की दिशा को बताता है। अर्थात ये कहने मतलब क्या है, काय पे, और जो थीटा होता है वो काय पे और ए के बीच का एंगल होता है। हमें ये एंगल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए। और ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90 में 30 घटाएंगे तो कितना आ गया 60 डिग्री। तो हमें थीटा चाहिए वो 60 डिग्री चाहिए, ना कि 30 डिग्री लगेगा। तो फाई इक्वल क्या होगा, फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा। तो ई इक्वल हो गया 2, ए इक्वल हो गया 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 4 टू जा क्या है 2 × 4 का 60 इक्वल कितनी होती है, का 60 इक्वल हो जाएगी 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना क्या 4। यूनिट क्या होता है इसका, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन कूलाम या वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया, सेकंड क्वेश्चन में क्या किया, थीटा इक्वल 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल 60 डिग्री, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, थीटा इक्वल 60 डिग्री। आपका जो सरफेस है वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया 60 डिग्री कर दिया गया। यानी अब आपका सरफेस कितने पर रख दिया गया 60 डिग्री पर रख दिया गया। ये आपका क्या हो गया तल हो गया। और हमने बताया कि जो थीटा होता है वो क्षेत्र मतलब क्या होता है वैद्युत क्षेत्र ए और तल की दिशा के बीच का कोण होता है। तो तल की दिशा क्या होगा, ये क्या हो गई तल की दिशा हो गई। और तल की दिशा देखो ये तल की दिशा होगा और ए तल की दिशा को हम लोग कैप ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो ई और ए के ये पूरा कितना एंगल हो गया 90 डिग्री हो गया। 90 में 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमें ये एंगल चाहिए ई और ए के बीच का, ई और कैप ए के बीच का एंगल चाहिए। तो यहाँ पे थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब 5 पूछा गया तो फार्मूला क्या लगा होगा 5 बराबर ई ए कॉस थीटा। तो ई की वैल्यू देखो क्या दिया है 2 और एक वैल्यू क्या दिया 4 और cos 30 डिग्री। तो 2 × 4 और cos 30 वैल्यू क्या होती है √3/2 और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 4√3। तो फ्लक्स कितना आ गया, फ्लक्स आपका आ गया, फ्लक्स आ गया इतना 4√3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन को मैंने दिया है, इसे समझ करके बढ़िया से देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और अपने बुक से न्यूमेरिकल लगाइए। आप आज इतना ही, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और देखिए फिजिक्स पढ़ते समय निराश कभी मत होइएगा, क्योंकि निराशा से कभी आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए और खुश रहना चाहिए, मेहनत करके पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि मेहनत का कोई दूसरा तोड़ नहीं होता है बच्चों। इसलिए खूब डट कर मेहनत करिए और कोशिशें करिए कि आप अपनी क्लास में नंबर 1 बने रहें। ये आपके अंदर जुनून होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।